आज अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी CSEET की, और हमारा जो सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं बेटा आज यहाँ पर, वो है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली क्या है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर क्या बनाया गया है, एक सब्जेक्ट आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग अपन बाद में लेंगे। सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन लीगल एप्टीट्यूड को। इसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको यहां तक मिलेंगे। चार जो चैप्टर्स हैं बेटा वो किसके बारे में बात करते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, और फिर रिमेनिंग चार किस बारे में बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग, है ना। चलिए, यहां पर जो हम आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी रहेगा कि हमारी कंपनी कैसी होती है, CS क्या काम करता है उसके बारे में, CS क्या स्कोप है, CS का क्या स्कोप है, एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए पेज नंबर 97। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। हम यहां पर कंपनी के रिगार्डिंग देखेंगे कि कंपनी क्या होती है, कैसी होती है, और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या क्या एलिमेंट्स बना रखे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं ओपन बोर्ड पे। वेयर इज द ओपन बोर्ड दैन? आइए, जो हम आज देखने वाले हैं बेटा वो है अपना कंपनी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है हमको ये देखना है। हम ये पढ़ रहे हैं CSEET का कंपनी का पोर्शन। अब कंपनी क्या होती है, देखो इसका बहुत ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी कह सकते हैं कि कंपनी सर मींस एक ऐसी एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है बेटा, यानी कि क्रिएट हो रही है। यस और नो? यस। तो एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो रही है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको कोई रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यस। तो वो रिकॉग्निशन आपको दो एक्ट से मिलता है। या तो आप कौन से एक्ट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कि अभी करंट लेटेस्ट एक्ट चल रहा है हमारे लिए, या फिर आप कह सकते हैं एनी अदर प्रीवियस लॉज, एनी अदर प्रीवियस लॉ। यानी कि मान लीजिए कि आज हमारा कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, इसमें मानना क्या, चल ही रहा है, लेकिन हमेशा से ये चलता हुआ नहीं था बेटा। इससे पहले क्या हुआ करता था, आपका हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, उससे भी पहले हुआ करता था। तो इसका ओरिजिन कहां से है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे पहला जो इंडिया का कंपनीज एक्ट आया था उसका नाम क्या था, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1850। यस और नो? तो ये उस टाइम आया था, और उसके बाद से अलग अलग कंपनीज एक्ट चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर कोई प्रीवियस लॉ के अंदर भी कंपनी बनी हुई है तो आज के टाइम में क्या उस एंटिटी को हम कंपनी मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल कंपनी मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक शालीमार नाम से एक कंपनी है, अगर आपने उसका सुना हो तो, वो इन द 90s के अंदर क्या बनी हुई है बेटा, कंपनी बनी हुई है। क्या उसको कंपनी माना जाएगा क्या? जी हाँ, उसको कंपनी माना जाता है। ठीक है, चलो, तो ये है एक बेसिक डेफिनेशन जो हम कंपनी के अंदर देखते हैं। कंपनीज एक्ट में कंपनी किसे कहते हैं, ये जो डेफिनेशन की हमने बात करी है, ये जो डेफिनेशन है ये मिलेगी आपको सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर। सर कौन सा एक्ट? वही कंपनीज एक्ट 2013, ये इसके अंदर आपको मिलती है। देन ये तो हो गई कंपनी की
बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पर कंपनी कितने कितने तरह की होती है हम ये भी देखते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कंपनी कैसी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, नाम सुना कभी पब्लिक कंपनी, देन प्राइवेट कंपनी, नाम सुना होगा, यस, फिर गवर्नमेंट कंपनी, और भी इस तरह के बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो बेसिकली कंपनीज कितने टाइप की होती हैं? तो अगर बेटा एक्ट के हिसाब से देखा जाए ना तो कंपनी होती हैं 3 तरह की। सबसे पहला प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड 1 पर्सन कंपनी। कौन सी कंपनी? 1 पर्सन कंपनी। बस इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। इतना बेसिक बहुत है। चलो आ जाओ मॉड्यूल पे आते हैं। देखिए अब यहां पर कंपनी का बहुत ही बेसिक टर्म से आपको बता रखा है कि कंपनी बेसिकली होती क्या है। तो कंपनी का जो ओरिजिन है, द वर्ड का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली 2 नाम से जुड़कर बना है बेटा। तो इसके अंदर है एक तो कॉम और एक है पानिस। ठीक है, कॉम मतलब होता है विद और टुगेदर, यानी मिलकर जो काम करते हैं, और पानिस मतलब लैटिन में इसका वर्ड होता है, मतलब होता है ब्रेड। सो इन द एंशिएंट टाइम क्या होता था, लोग गैदरिंग करते थे और ऐसे बॉन्ड फायर जलाते थे और उसके आसपास बैठकर क्या करते थे, साथ में बैठकर बातें करते थे कि आप अपना बिजनेस कैसा कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कैसे कर रहे हो। तो यहां से कंपनी का क्या है, ओरिजिन स्टार्ट हुआ। एंड इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जैसा कि अपन ने बात करी। तो ये था कॉन्सेप्ट जो कंपनी का उस टाइम से निकल कर आया है। ठीक है, ये लीजिए। बट नाउअडेज बिजनेस जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं और आप उनको अब गेट टुगेदर या फिर फेस्टिव गैदरिंग्स के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हो क्या कि दिवाली के दिवाली अपन मिलें और डिस्कस करें कि अरे आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स आज के टाइम में क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो चुकी हैं हमारे सामने। तो हमको क्या करना पड़ता है, डे टू डे उसके अंदर बात करनी पड़ती है। इसीलिए कंपनी के वर्ड ने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या कर ली है, गेन कर ली है। अब यहां पर क्या होता है, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा ओनरशिप होती है, सब मिलकर क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं। तो इन द पॉपुलर कॉमन सेंस के अंदर देखा जाए तो कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्संस होती हैं जिनको किसी बिजनेस या अंडरटेकिंग को कैरी आउट करने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए आपको भी ऐसा लगता है कि शू इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है, मुझे भी ऐसा लगता है कि शू इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है, तो अपन मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम, कंपनी कह देते हैं। यस, ये लीजिए। देन ये यहां का इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या? इसी तरह से आपको एक और वर्ड मिलेगा, यहां पे लिख लेना, बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है बेटा, कॉर्पोरेट का मतलब यहां पे बताया गया है कॉर्पस। कॉर्पस यानी कि लैटिन में इसका मतलब होता है बॉडी, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो भी क्या कहलाती है, एक बॉडी कहलाती है। सो अकॉर्डिंगली द कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं चीज, वो देख रहे हैं कंपनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारी कंपनी कैसी होती है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कैसी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इस आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है सर? हमने ये देखा है कि हमारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह क्रिएट की जाती है। अब इसको अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, बाय लॉ। लॉ मतलब सर हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली जैसे कंपनी को फॉर्म करना है वैसे हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। भाई जैसे नेचुरल पर्सन जो होता है वो तो कैसे आता है, वो अलग तरीके से आता है। यहां पर क्या करना है अपने को, ये भी एक पर्सन है लेकिन कैसा है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। इसको कैसे ले जाते हैं हम लॉ के अकॉर्डिंगली लेकर आएंगे। देखो इसीलिए आगे यहां पे लिख रखा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कई बार आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। लिखा ना अपन ने यहां पे, है ना। तो एज अ लीगल पर्सन कॉर्पोरेट क्या होती है, कुछ मैनी ऑफ द राइट्स एंड इनकरिंग मैनी ऑफ द लाइबिलिटीज। जैसे कि
मान लो आप रास्ते में जाकर किसी को भी गाड़ी से उड़ा सकते हो क्या? नहीं उड़ा सकते। अरे हाँ कि ना? लेकिन ये हो गई आपकी लायबिलिटी। क्या आपके पास वोट देने का राइट है? ये हो गई आपके प्रिविलेजेस। इसी तरीके से कंपनी को भी क्या मिलते हैं बेटा? बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसको भी कुछ राइट्स और उसको भी कुछ लायबिलिटीज क्या करनी पड़ती हैं, अपने यहां पे एनकर करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एज यू ओके, देन इंट्रोडक्शन के अंदर ही आगे अपन आते हैं कि कंपनी एक एसोसिएशन होती है बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन की, जो कि इनकॉर्पोरेट होते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। यानी कि जो कंपनी बनाते हैं वो कौन है बेटा? नेचुरल पर्सन। लेकिन जो वो बना रहे हैं वो क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहां पर दो नेचुरल पर्सन एक क्या बना रहे हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना रहे हैं। वो कैसे बनाते हैं सर? लॉ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। बताया था मैंने, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो फिर इस केस के अंदर यही चीज आपको वापस दे रखी है। अब याद करो, मैंने आपको जो समझाया था कि कंपनी क्या होती है। कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी सर जो कि इनकॉर्पोरेट होती है। कहां पर? कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ। सेम टू सेम कंटेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आ जाओ, सेक्शन 2 क्लॉज 20 इस बारे में ही बात करता है। कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि हमारे अभी के लॉ के प्रीवियस जो कंपनी लॉ होते थे ना, उसके अंदर जो कंपनी बनी है वो भी क्या कहलाएगी? आज के टाइम में भी कंपनी कहलाती है। यानी कि अगर कॉमन लॉ के अंदर कहा जाए तो आज के लॉ के अंदर और प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको हम आज भी क्या मानेंगे बेटा? कंपनी मानेंगे। अब सवाल ये होता है कि सर मान लो कंपनी के अंदर क्या थे? 2 मेंबर थे। कितने मेंबर? 2 मेंबर। वो दोनों के दोनों मेंबर ही क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो सवाल ये आता है क्या कंपनी की भी डेथ हो जाएगी क्या? क्या बोला मैंने भाई? कंपनी के कितने मेंबर हैं? 2। दोनों के दोनों मर गए। क्या कंपनी की डेथ होगी कि नहीं होगी? इसके अंदर हमको ये चीज समझनी बेटा कि हमने क्या बोला था कि हमारी कंपनी कैसी है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, जिसको बनाता कौन है? नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन अलग और हमारी कंपनी बिल्कुल अलग। तो उसके मेंबर्स मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज आपको यहां पे मिलेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इन कॉमन लॉ अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और अ लीगल एंटिटी जो कि सेपरेट होती है एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कंपनी को 0% फर्क पड़ता है अगर कोई मेंबर चाहे जिए या फिर मरे। गेटिंग माई पॉइंट? हाउएवर association formed not for profit acquires a corporate life and falls within the meaning of a company by the reason of a license under section 8। इसका एक एक्सेप्शन बता रखा है आपको कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है, मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी समझते हो क्या? सेक्शन 8 कंपनी बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। आपको यहां पे मिलेगा, ये देखो ये रहा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कहते हैं इसको। ठीक है, इस केस के अंदर अगर उससे लाइसेंस ले लिया जाए, मतलब ये चीज समझो कि अगर उसको सेक्शन 8 कंपनियां काम करना है ना, यानी समाज की भलाई करनी है, कैसे भाई? एजुकेशन को प्रमोट करके, स्पोर्ट्स को प्रमोट करके, कॉमर्स को प्रमोट करके, रिलीजियन को प्रमोट करके, आर्ट्स को प्रमोट करके, वगैरह वगैरह। अगर उसको प्रमोट करना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब लाइसेंस उसको ले लिया, अगर लाइसेंस हमने वापस से या ले लिया है बेटा, उससे विड्रॉ कर लिया है, तो सेक्शन 8 कंपनी क्या हो जाती है? फिर बिखर जाएगी। ये चीज यहां पे इसने बोला है। ठीक है, बट कंपनी इज नॉट मेरली अ लीगल इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ कंपनी एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये रादर क्या है बेटा? लीगल डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होते हैं? सोशल और इकोनॉमिक एंड भी जुड़े हुए रहते हैं। यानी कंपनी कितना ही अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसका हमेशा रिलेशन किसके साथ रहता है?
सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के साथ रहता है। यस और नो? कई बार आपने देखा होगा कई कंपनीज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेती हैं। यस और नो? तो ये क्या है बेटा, इसका रिलेशन होता है सोसाइटी के साथ, ठीक है। इसीलिए और कॉम्बिनेशन कहां पे होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या रहता है, इसका कनेक्शन रहता है। इसीलिए हम कंपनी को काफी तरह से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट इज एन intricate, centralized and economic and administrative structure run by the professional managers who hire the capital from the investors. बेसिकली हमने कंपनी की एक और डेफिनेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये बोलता है कि कंपनी कुछ नहीं है, जबकि कुछ एक प्रोफेशनल लोग हैं जो कि एक कंपनी को चला रहे हैं और कैपिटल कहां से लेकर आते हैं, इन्वेस्टर्स से लेकर आते हैं। वो इन्वेस्टर्स क्या बन जाएंगे यहां पे हमारे, कोई बता सकता है? इन्वेस्टर्स बन जाते हैं हमारे यहां पर मेंबर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो यहां पर बार बार कंपनी को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देखिए ये देखिए, हैज डिफाइंड द कंपनी एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूटेड द मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। भाई जरूरी है क्या कि हमेशा कंपनी में पैसा डालने से आपको प्रॉफिट ही होगा? नहीं, हो सकता है कि आपको क्या हो जाए बेटा, लॉस भी हो जाए। तो अगर लॉस होता है ना तो लॉस भी आपका ही है, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आप में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और यही तो बेनिफिट है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का। यस और नो? यस। चलिए, द कॉमन स्टॉक्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी and is the capital of the company. As I have already told you बेटा कि कंपनी के अंदर जब भी आप पैसा डालते हो, क्या डालते हो बेटा, ये देखो पैसा आ रहा है, सबके सब कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। तो ये क्या डाल रहे हैं हम, बेसिकली हम कहते हैं कि कैपिटल डाला जा रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यस और नो? और इस कैपिटल को एक पर्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, और उससे जो भी क्या निकल के आता है बेटा, लॉस क्या निकल के आएगा, या तो लॉस या फिर प्रॉफिट। तो फिर वो किसका होता है, मेंबर का होता है, जिन्होंने क्या दिया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ठीक है। द पर्सन हु फॉर्म इट और टू हुम इट बिलोंग्स आर द मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने उसको क्या बनाया है, कंपनी को बनाया है। मैंने बताया था ना बेटा, कुछ लोग कंपनी को बनाते हैं तो वो क्या हो गए, नेचुरल पर्सन, और जो कंपनी बनती है वो क्या हो गई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो मैं कह रहा हूं कि जो लीगल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन बना रहे हैं ना कंपनी को, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेंबर। यस। द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड, उसको क्या कहते हैं अपन, शेयर। यानी उस इंसान को कितना शेयर रहेगा उस कंपनी के अंदर, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका शेयर होता है। कई बार आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा बेटा शेयर का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यस, ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग कंपनी का इंट्रोडक्शन की कंपनी क्या होती है। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार हिट पॉइंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी एक लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड क्या था, कॉम और पानीस। कॉम मतलब विद और टुगेदर, पानीस मतलब ब्रेड। तो ओकेजनल में मिलना करते थे, लेकिन अब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अब हमको फ्रीक्वेंटली मिलना पड़ता है। और यहीं से ही क्या लेकर आए थे हम, कंपनी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसके अंदर लाइक माइंडेड पीपल्स क्या करते थे, एक साथ बैठते थे और बिजनेस की बात करते थे। यस। फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग भी देखा कि बॉडी कॉर्पोरेट में जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, कॉर्पोरेशन, वो एक लैटिन वर्ड से है जिसका नाम क्या है, कॉर्पस। कॉर्पस यानी कि बॉडी, ठीक है। तो मतलब हमने क्या सीखा यहां से कि हमारी कंपनी क्या है बेटा, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, जिसके कई सारे क्या करती है, वो काफी सारे राइट्स एंजॉय करती है और काफी सारे लायबिलिटीज को इनकर करती है, जस्ट लाइक अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। फिर हमने देखा था इसके अंदर कि हमारे नेचुरल पर्सन अलग होते हैं और हमारा आर्टिफिशियल लीगल जो पर्सन है वो बिल्कुल अलग होती है। और लीगल नेचुरल पर्सन की डेथ से हमारे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखा कि नहीं देखा? यस, देखा। लेकिन हमने क्या देखा था, सेक्शन 8 कंपनी के केस के अंदर अगर एनपीओ जो है हमारी, उसका लाइसेंस हम विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उस केस के अंदर वो काम नहीं कर सकते।
ठीक है, ये चीजें। अब हम यहाँ पे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कंपनी के। यानी कि मान लो मैं आपको एक कंपनी का नाम बताऊं और आपको बताना है कि क्या वो कंपनी है कि नहीं है, ठीक है, तो आप क्या क्या देखोगे उसके अंदर कि सर क्या ये चीज है क्या, हाँ तो फिर ये कंपनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसके अंदर काफी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दे रखी होती हैं। सो आपको क्या है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, ये अपने को देखनी है। नाउ बीइंग द क्रिएशन ऑफ लॉ, it is possessed only the properties conferred upon its memorandum of association। ये memorandum of association क्या होता है? हमारी जो कंपनी होती है, ये देखिए हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, दैट इज द पावर। भाई क्या क्या काम कर सकती है? भाई कंपनी फार्मास्यूटिकल में काम कर सकती है क्या? कंपनी पेट्रोल इंडस्ट्री में काम कर सकती है क्या? कंपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर सकती है क्या? बोलो ना, हाँ कि ना। अब ये तो देखना पड़ेगा, तो वो कहां पर देखना पड़ेगा? ये पावर कहां पे मेंशन होती है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दे रखी होती है। यस, ये लीजिए। नाउ विद इन द लिमिट्स ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द चार्टर। यहां पे चार्टर का मतलब क्या है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चार्टर यानी कि चार्टर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम कर रहे हो तो आप सारे काम कर सकते हो, जैसा कि एक नेचुरल पर्सन करता है। मान लीजिए आप घूमने जाते हैं, आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं, हाँ कि ना, प्रोवाइडेड आप उस एरिया में जा रहे हैं जहां पे घूमना अलाउड है, तो वो क्या है बेटा? आपका राइट है। इसी तरीके से कंपनी एक अलाउड काम कर रही है, मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वही क्या चीज होती है? वही कंपनी भी अलाउड रहती है, ठीक है। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, सबसे पहला है आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यानी कि हमारी पर्सनालिटी कंपनी कैसी होती है? कॉर्पोरेट वाली। और कॉर्पोरेट अपन ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, यस और नो? यस, कॉर्पस यानी कि बॉडी। नाउ सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कंपनी को बनाने का कि आप इसकी आपके अंदर आपकी कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है। यानी आप चाहे कितने लोन ले लो, लेकिन मान लो अगर आपने शेयर कितने रुपए का ले रखा है? 10 रुपए का ले रखा है, और कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं, तो आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है? 10,000, जिसमें से आप ऑलरेडी कितना दे चुके हो कंपनी को? 8,000। तो अब आपसे बैंक कितना मांग सकता है? 2,000। इससे ज्यादा बैंक आपसे नहीं मांग सकता, भले ही से आपने लोन कितना ले रखा हो? 100 करोड़ का लोन ले रखा हो। समझ पाए क्या? ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि उस केस के अंदर मेंबर का जो अनपेड शेयर है, अनपेड यानी कि जो अभी तक मांगा नहीं गया है कंपनी ने, ठीक है, अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है वो पैसा ये वाला जो है वो पैसा ही आप क्या रहते हो? आपकी लायबिलिटी रहती है। इसके ऊपर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल की जाएगी। आप 2,000 रुपए दे दीजिए और आप यहां से फ्री हो जाएंगे। ये क्या होता है बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी होता है। फिर परपेचुअल सक्सेशन। एक काम करते हैं, अपन एक एक टॉपिक को देखते हैं तो अपने को अच्छे समझ में आएगा। हालांकि मैं एक बार रीड करवा देता हूं आपको, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम दे रखे हैं। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट एंड टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो ये कुछ क्या है आपके सामने? कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के हैं जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ। सबसे पहला है आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। मैंने क्या आप लोगों से डिस्कस किया था? यस, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यानी कि ये टॉपिक ये बात करता है कि हमारी जो ये कंपनी है, मान लो क्या है, ये कंपनी है और ये क्या है, इसको कंपनी को बनाने वाले हैं। तो ये पूछता है कि कंपनी और कंपनी को बनाने वाले एक ही होते हैं क्या? हमने क्या पढ़ा था कि सर नेचुरल पर्सन अलग होते हैं और हमारी कंपनी बिल्कुल अलग होती है।
आपने कंपनी बना दी ना, चलो मेंबर अलग हो गए। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, सेम टू सेम इसके अंदर बात वापस कर रहा है। ठीक है, क्या कहता है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हु आर इट्स मेंबर्स, यानी कंपनी अलग और मेंबर अलग। सो बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट बेयर इट्स ओन नेम एंड एक्ट अंडर अ कॉर्पोरेट नेम। भाई जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम सुना है कभी? रिलायंस नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने रिलायंस को ऐसे घूमते हुए देखा है क्या? अरे देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसा कहीं है क्या? नहीं। तो रिलायंस क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और रिलायंस को बनाने वाले अलग हो गए और रिलायंस अलग हो गया। अब आप बोलोगे सर रिलायंस है, चलो आप मानते हो, मैं मानता हूं, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? प्रूफ क्या है? प्रूफ करो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जब बनाया होगा ना, तो उसके ऊपर क्या दिया होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या दिया होगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो ये प्रूफ करता है कि हमारी जो कंपनी है यस एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अब देखो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो इसकी क्या हो जाएगी? सारे के सारे इसके राइट्स आएंगे, सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं सब एंजॉय करेगी। तो इसकी खुद की क्या होगी? कॉमन सील होगी। नाम सुना है कभी? कॉमन सील होगी। इसकी खुद की क्या है? प्रॉपर्टी होगी, अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है। इसका खुद का क्या होगा? नाम होगा। ये खुद क्या कर सकती है? एक्ट कर सकती है, इसको कोई नहीं रोकने वाला। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमारी कंपनी क्या हो चुकी है? अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुकी है। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, इसकी अपनी खुद की क्या होगी? सील होगी। इसके एसेट्स भी क्या होंगे? सेपरेट होंगे। किससे? मेंबर से। और ये डिफरेंट पर्सन होती है मेंबर से जो कि इसको बनाते हैं। ये अपन सिंस बिगिनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं सर कि जो कंपनी को बनाता है ना, ये नेचुरल पर्सन, ये अब अलग हो गए जब कंपनी बनी। गेटिंग माय पॉइंट? सेम टू सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। एज सच इट इज कैपेबल ऑफ ओइंग द प्रॉपर्टी, इनकरिंग द डेट्स, बोरोइंग द मनी एंड हैविंग अ बैंक अकाउंट, एम्प्लॉइंग द पीपल, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड suing एंड being sued। ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बात कर रहे हैं ना अभी, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? खरीद सकते हो ना? अगर आपके पास पैसा है तो आप 18 साल के ऊपर हो तो आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। यस, इसी तरीके से हमारी कंपनी भी क्या कर सकती है बेटा? खुद की प्रॉपर्टी खरीदती है। अच्छा, आप खुद का साइन करते हो नहीं करते हो? करते हो। इसी तरह से कंपनी की भी क्या है? खुद की कॉमन सील है। यस और नो? अच्छा, आपको जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से पैसा उधार लेते हो नहीं लेते हो? बोरो करते हो मनी। इसी तरह से कंपनी भी क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है मनी। अच्छा, आपका बैंक अकाउंट है क्या? इसी तरीके से आपकी कंपनी का भी क्या होता है बेटा? बैंक अकाउंट होता है। सिंपल सी बात है। और अच्छा, क्या किसी इंसान पर केस कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? अच्छा, कोई आप पर केस कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। इसी तरीके से कंपनी भी क्या कर सकती है बेटा? किसी पर केस कर सकती है, और कोई कंपनी पर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक परचेज किया है फोन, जो कि कौन सा है बेटा? आईफोन। यस, आईफोन आपने परचेज किया, अभी 1 मंथ हुआ था और चार्जिंग में वो लगा था, बेचारा चार्जिंग कर रहे थे और वो क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। यस और नो? आपको कैसा लगा? आप तो घबरा गए, बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, वारंटी गारंटी सब है इसमें। और कंपनी अगर मना कर देती है तो आप किस पे केस करोगे? कंपनी के प्रमोटर निकालोगे क्या कि एप्पल कंपनी के डायरेक्टर का नाम बताओ, उस पर केस ठोकूंगा मैं? नहीं। आप किस पे केस कर दोगे? सीधा एप्पल कंपनी पे केस कर दोगे, क्योंकि एप्पल कंपनी के पास ज्यादा पैसा है उसके डायरेक्टर से, उसके प्रमोटर से। समझो इस बात को। यस और नो? एप्पल कंपनी जो है ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा एसेट्स हैं कंपनी के पास, तो बेटर है ना कंपनी पे केस करो, ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा। यस और नो? यस। सो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ suing एंड being sued। इसी तरीके से कंपनी भी तो आप पे केस कर सकती है। यस और नो? मान लीजिए आपने फाइनेंस करके फोन लिया और आप पैसे नहीं दे रहे हो अब, तो बैंक जो है वो आप पे केस कर सकता है ना? अरे बैंक भी तो क्या है? कंपनी तो है।
तो बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर केस फाइल कर देगा। यानी दोनों से चलता है बेटा। हमारी कंपनी जो है, ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी किसी पे केस भी कर सकती है और हम कोई इंसान किसी कंपनी पर भी केस कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, चलो। इट्स मेंबर्स आर इट्स ओनर्स बट दे कैन बी इट्स क्रेडिटर्स साइमल्टेनियसली। तो हमारे मेंबर्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखना बेटा, हमारे कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा ओनर होते हैं। यानी मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स ले लिए, अब आप क्या हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द फैमिली, यू आर द ओनर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर हम पूरे ओनर हो गए क्या? नहीं, जितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना, टोटल कैपिटल के अंदर से जितना आपका प्रपोर्शन है ना, उतने प्रपोर्शन के आप क्या हो चुके हो, ओनर हो चुके हो। इसी तरीके से लेकिन हमारे मेंबर्स क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं। यानी बेसिकली उन्होंने क्या दिया है बेटा, कंपनी को क्या दिया है, पैसा दिया है ना, तो कंपनी के लिए क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया कि अरे इस कैपिटल को क्या करना है, वापस रिटर्न करना है। तो आप क्या हो गए, नेचुरल पर्सन क्या हो गए, क्रेडिटर, और कंपनी क्या हो गई, डेटर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, ये लीजिए। A shareholder cannot be held liable for the acts of the company even if he hold virtually the entire share capital। देखो हमने क्या यहां तक समझा है बेटा, हमने कि सर हमने ये समझ लिया कि जब हमारी कंपनी बनी ना, तो कंपनी तो अलग और उसको बनाने वाले मेंबर जो हैं वो बिल्कुल अलग। यस, अब मान लो कंपनी कोई गलत काम करती है, क्या करती है, रॉन्ग एक्ट करती है, तो क्या करें, मेंबर को पकड़ के ले जाएं, कि कंपनी को तो आप जेल डाल नहीं सकते। तो मेंबर जिसके पास इस कंपनी के क्या हैं, 100% शेयर्स पड़े हुए इसके पास, तो बताओ मेंबर को आप जेल में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि कंपनी क्या है सर, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी जो कर रही है उसके लिए कंपनी ही क्या होगी, जिम्मेदार होगी। यस और नो? ये चीजें यहां पे आपको बता रखी। The shareholders are not the agent of the company and so they cannot bind it by their acts। तो बेसिकली क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स कोई एजेंट नहीं है। यस, नाउ द कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एन एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर्स। कभी आप ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट समझते हो क्या? आपने कई सारे ट्रस्टीशिप देखे होंगे कि ये तो ट्रस्ट के अंदर है। ट्रस्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपकी है, होल्ड कौन कर रहा है, मैं होल्ड कर रहा हूं, उसको ऑपरेट भी मैं कर रहा हूं, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को कैसे रख रखा है, ट्रस्ट में रख रखा है। अब यहां पर ये कहता है कि हमारी कंपनी जो एसेट रखती है वो मेंबर्स के ट्रस्ट पर नहीं है, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है वो। यस और नो? यस। एंड दे कैन नॉट स्यू टू एनफोर्स इट्स राइट्स, और वो अपने राइट्स को लिए उधर नहीं जा सकते हैं। नॉर कैन दे स्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। भाई कंपनी की लाइबिलिटी तो कंपनी उसको इनकर करेगी। दस इनकॉर्पोरेशन इज एन एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज अ ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन। क्या हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर कंपनी को बनाना है तो हमको किससे बनाना पड़ता है, लॉ से बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ बनती है। और जो बनती है इसीलिए तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यस, सो ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन इज इन द लॉ ऑल्सो कन्फर्ड विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड इट इज डील विद अकॉर्डिंग विद द लॉ। और अगर कहा जाए एक वर्ड में, तो हमारी एंटिटी क्या करती है, एक्ट करती है लाइक अ नेचुरल पर्सन, लेकिन होती कैसी है वो, आर्टिफिशियल। तो कैसे एक्ट करेगी, थ्रू द डेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड यानी कि डायरेक्टर हो गए, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, उनके थ्रू क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ठीक, फिर हम आज लिमिटेड लायबिलिटी देखने वाले हैं। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर आप अगर एक कंपनी के क्या है बेटा, मेंबर हैं। क्या हैं, मेंबर। आपने उस कंपनी के शेयर्स लिए हैं, शेयर्स की प्राइस है 10 रुपीज पर शेयर। ऐसे आपने कितने ले लिए हैं, 1000 शेयर्स ले लिए हैं। ठीक है, तो आपको कितना रुपीज देना पड़ेगा, 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। यस, लेकिन उसमें से आपने ओनली 7,000 रुपीज दिए हैं। यानी आपने कितना रुपए दिया है बेटा, 7 रुपीज पर
शेयर दिया है पैसा। तो अभी भी आपको कितना देना पड़ेगा अमाउंट, जो कि है 3000। तो कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे मेंबर की लायबिलिटी लिमिट हो जाती है वहां तक, वो अमाउंट तक जो कि क्या है बेटा, अनपेड है। क्या है? अनपेड है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बात करता है। आपको यहाँ पे इवन की एग्जांपल भी दे रखा है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये बात करता है कि लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। यानी आपका जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, उसकी जितनी लायबिलिटी है उतना आपको पे करना है। ठीक है, ये लीजिए। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से, है ना, जो कि मैंने सेम टू सेम आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि नेवर एंडिंग। परपेचुअल का मतलब नेवर एंडिंग। अभी नेवर एंडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब जब कंपनी बनाई जाती है तो हम ऐसा समझते हैं कि ये हमेशा क्या करती रहेगी, हमेशा ही कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि अपन लोग हैं, अपने को पता है क्या कि कब अपना एंड टाइम आएगा? नहीं, हम तो हमेशा यही समझते हैं कि हम तो चलते ही जाएंगे, है ना। तो सेम टू सेम कंपनी के साथ भी यही होता है। तो कहता है कि इनकॉर्पोरेट कंपनी जो है नेवर डाइज, यानी कभी नहीं मरती है। लेकिन एक तरह से आप इसको मार सकते हैं। कैसे? जब इसको आप वाइंड अप करते हैं एज पर द लॉ। एक कहावत है बेटा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है कैसे? बाय द लॉ। यस और नो। और कंपनी की एंड भी होता है लाइफ का, वो भी कैसा होता है भाई? वैसे लॉ से। तो लॉ यहाँ पे कैसे करेंगे? वाइंडिंग अप कर देंगे अपन कंपनी का, है ना, ये चीज है। तो सेपरेट लीगल पर्सन की तरह ये क्या अनअफेक्टेड रहती है अपने मेंबर्स की डेथ और लाइफ से। मेंबर चाहे डेथ हो जाए या अभी भी जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी तो क्या रहेगी, चलती रहेगी, है ना। ये लीजिए एक क्लासिक एग्जांपल, क्लासिक लाइन है यहाँ पे, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉरएवर। यानी कम मेंबर्स तो आते जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा रहती है बेटा। यस, चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि है सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में। यस, बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो कि हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर। तो क्योंकि हमारी कंपनी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसीलिए वो क्या कर सकती है, खुद की प्रॉपर्टी भी रख सकती है। ठीक है, तो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है जो कि अलग होती है किससे, अपने मेंबर्स की प्रॉपर्टी से। और वो क्या होती है, वो ओन भी कर सकती है, उसको अच्छे से एंजॉय भी कर सकती है और इवन को डिस्पोज भी कर सकती है। लीज देना है, रेंट देना है, कुछ भी आप कर सकते हो उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बात करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी कि हमारे कंपनी के बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपने उसके अंदर क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। तो उससे आपको जिंदगी भर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक मतलब इट्स नॉट लाइक अ मैरिज कि आपने एक बार शादी करी और हमेशा के लिए आप फंस गए। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्ट करो, आपको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर दीजिए, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं आप, यानी सेल कर सकते हो आप अपने शेयर्स को, है ना। ये लीजिए, तो शेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। तो शेयर्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जिससे कोई भी शेयर होल्डर्स परमानेंटली और नेसेसरीली वेडेड टू अ कंपनी, यानी जिंदगी भर के लिए शादी जैसा आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है। यस, चलो फिर कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, यानी कंपनी किसी पर केस कर सकती है और कोई कंपनी पर केस कर सकता है। यस और नो? यस, क्योंकि कंपनी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो टू स्यू का क्या मतलब होता है कि आप उस पर कोई केस चला रहे हो, जिसको लीगल टर्म में कहते हैं इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन मतलब क्या है, कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है ना। तो सारे के सारे लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूटेड इन इट्स ओन नेम,
यानी अगर मुझे रिलायंस के ऊपर केस करना है तो मैं किस पे केस करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर, ठीक है, ऐसा है। इसी तरीके से अगर कंपनी केस करना चाहे तो कंपनी भी क्या कर सकती है, किसी को केस कर सकती है अपने खुद के नाम से। यस, चलो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। इवन कि हमारी कंपनी के पास बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ये राइट होता है कि कंपनी किसी के साथ क्या कर सकती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ कि ना। तो हमारी कंपनी चाहे तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है अपने खुद के नाम से, जी हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से, तो ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, ही इज नाइदर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इट। यानी कि ना तो आप कंपनी को फोर्स कर सकते हो कि आपको करना ही पड़ेगा, ना ही आप उसके पार्टी में हो। मान लीजिए आप रिलायंस के मेंबर हैं, रिलायंस अपने खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आप कोई पार्टी नहीं हो उसके अंदर, है ना, आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने क्या करा, अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी दूसरे से, तो आपका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी कि आप क्या काम कर सकते हो, एक कंपनी क्या काम कर सकती है, उसका क्या करा हमने, रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि हाँ भाई आप इतना ही काम कर सकते हो। अच्छा, रेस्ट्रिक्शंस कहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो मिलेगा बेटा आपको एमओए के अंदर। एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर ये क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको चार्टर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, और इसके अंदर कंपनी के पावर्स लिखी हुई रहती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए रहते हैं, कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, कंपनी का जहां पर वो सिचुएटेड है उस जगह का स्टेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ये लीजिए। तो ऑल इन ऑल दिस टॉपिक ऑफ लिमिटेशन ऑफ एक्शन सेज कि कंपनी एक लिमिटेड काम ही कर सकती है जो कि एमओए के अंदर लिखा हुआ है। अगर एमओए के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो आप वो काम भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सेपरेट मैनेजमेंट, जो कि हम ऑलरेडी समझते हैं कि कंपनी एक खुद का क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो वो क्या कर सकती है, अपने खुद पे रख भी सकती है एम्प्लॉइज को। तो कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सनल, यानी कंपनी खुद को मैनेज नहीं कर सकती। डू यू नो दिस और नॉट? भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्या कंपनी खुद को मैनेज कर सकती है क्या? नहीं। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या रखते हैं, मैनेजरियल पर्सनल रखते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, है ना, इनको हम रखते हैं ताकि वो लोग क्या करें, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को मैनेज करें, ठीक है। फिर वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी क्या है, बनाई किस लिए गई है, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई गई है। अब मान लो रिलायंस क्यों बनी है, भाई उसको प्रॉफिट कमाना है, यस और नो, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, गोल हो गया ना बेटा एक कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना। तो व्हाटसोएवर प्रॉफिट इज गेन्ड इज डिवाइडेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स और रिस्टोर्ड फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अब ये कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी जो भी गोल अचीव करती है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, उसको दो तरीके से क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। या तो आप क्या करो, एज ए डिविडेंड के तौर पर लोगों को क्या दे दो बेटा, डिविडेंड दे दो, या फिर आप फ्यूचर यूज के लिए उसको बचा के रख लो, यानी कि अपने किस में डाल दो, रिजर्व्स में डाल दो। पता है रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, है ना, तो इन सब के अंदर क्या कर सकते हो, आप डाल सकते हो। बेसिकली फ्री रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है इसको, अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो। देन टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अच्छा आपको अगर टर्मिनेट करना है तो कैसे करते हैं पद, तो देखो नेचुरल डेथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि दिस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज क्रिएटेड बाय, कैसे बेटा, बाय लॉ। तो मरेंगे भी कैसे, डेथ भी कैसे होगी, बाय लॉ। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, कैरीज ऑन इट्स अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ थ्रूआउट इट्स लाइफ एंड अल्टीमेटली इट्स अफेक्टेड बाय द लॉ। यानी जब क्रिएट हुई तो भी लॉ से ही हुई थी, जब उसने काम किया तो भी लॉ के अकॉर्डिंगली ही काम किया, एंड उसका जब वाइंड अप हो रहा है, जब उसको खत्म हो रही, डेथ हो रही है उसकी, तो भी वो कैसे हो रही है बेटा, लॉ के अकॉर्डिंगली ही हो रही है, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो ये है जो अपन ने अभी तक बात की है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट जो आता है आपका नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी, कि आपकी कंपनी को क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी की क्या नेशनैलिटी है, क्या कंपनी कह सकते हैं क्या वो रेजिडेंशियल कंपनी है या नॉन रेजिडेंशियल कंपनी है, इसको अपने को यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक डिसीजन दिया गया है जो कि बोलता है कि कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन, कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं हो सकती। माना कि वो एक पर्सन है लेकिन सिटीजन कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी नेशनैलिटी होगी। यानी कि अपन क्या बोलेंगे, ये तो इंडियन कंपनी है, ये तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ये तो अमेरिकन कंपनी है, तो क्या हम क्या बता रहे हैं बेटा, उसकी नेशनैलिटी तो बता रहे हैं, ये नहीं क्या। फिर डोमिसाइल यानी कहां पर सिचुएटेड है वो, भाई वो तो महाराष्ट्र की है, वो तो राजस्थान की है, ऐसे करके। एंड रेजिडेंस, ठीक है। सो यहां पर एक केस लॉ के अंदर बोलता है कि लिमिटेड कंपनीज केपेबल ऑफ हैविंग अ डोमिसाइल एंड डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया कि डोमिसाइल क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि अरे तो महाराष्ट्र की कंपनी है, कि तो राजस्थान की कंपनी है, तो ये क्या शो करता है बेटा कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पर हुआ है, ठीक है, ये लीजिए। एंड डोमिसाइल क्लिंग्स टू द थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस, यानी वो हमेशा ही आपके साथ रहता है, ठीक है, ये लीजिए। और कुछ है इसके अंदर, हाँ, द कंपनी थ्रू इट्स लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी एक एक्ट बना रखा है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी सिटीजन नहीं है, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमारी कंपनी को सिटीजन नहीं मानता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन थ्रू अ लीगल पर्सन वाज नॉट अ सिटीजन एंड कैन एक्ट ओनली थ्रू द नेचुरल पर्सन, यानी कहता है कि एक लीगल एंटिटी थी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, वो कहता है कि भैया ये लीगल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, और इसको अगर आपको मैनेज करना है तो किसके थ्रू मैनेज करोगे आप, नेचुरल पर्सन के थ्रू मैनेज करोगे, ठीक है, ये लीजिए। Nevertheless, it is noted that certain fundamental rights enshrined in the Constitution for the protection of person, जैसे कि right to equality। भाई देखो, पर्सन की कैटेगरी के अंदर हम कंपनी को भी लेकर आ रहे हैं, सर कैसे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यस और नो, लेकिन ये सिटीजन नहीं कहलाती है, तो सर पर्सन के सारे राइट्स नहीं मिलेंगे क्या इसको, नहीं। जैसे राइट टू इक्वालिटी यानी समान अधिकार जो मिलता है वो कंपनी को दिया जाता है, ठीक है, ये लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि हमारी कंपनी क्या होती है बेटा, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो खुद तो वो काम कर नहीं सकती, वो कैसे काम करेगी, नेचुरल पर्संस के थ्रू काम करेगी, जैसे कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब क्या करते हैं, इनको काम करते हैं। नाउ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल, पियर्सिंग यानी कि गो थ्रू, यानी फाड़ते हुए चले जाना, नहीं क्या जाते हैं ना अपन जैसे, तो वैसे, या फिर लिफ्ट करना कॉर्पोरेट वेल को। अभी कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, वेल का मतलब होता है बेटा झिल्ली, एक ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेंबर है आपके, यहाँ पे मेंबर है और यहाँ पे क्या है, आपकी कंपनी है, इन दोनों के बीच में हमने क्या डाल दी, एक वेल डाल दी, यानी एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं कि जो भी कंपनी, जो भी इंसान कर रहे हैं वो कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, वो तो है ही। अब कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर कॉर्पोरेट वेल क्या कर सकते हैं, हम लिफ्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि एक्चुअली कंपनी जो काम कर रही है उसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि कंपनी खुद तो काम कर नहीं सकती बेटा, यस और नो, कंपनी खुद को मैनेज नहीं कर सकती, कंपनी इज मैनेज थ्रू द नेचुरल पर्संस, और नेचुरल पर्संस कौन है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए। अब हर एक केस के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। सो ये आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी। अब कौन कौन सी रीजंस हैं, जैसे देखो फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट यूज जो है लीगल एंटिटी का, तो इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक द शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी कि मान लो ये जो मेंबर हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, ये कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का बेनिफिट उठाते हुए ये लोग गलत काम करवा रहे हैं, मेंबर लोग गलत काम करवा रहे हैं कंपनी से, और कंपनी गलत काम कर रही है,
तो कोर्ट कहता है कि हम ऐसा नहीं अलाउ कर सकते कि मेंबर्स जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का गलत यूज करें। यस, और इसीलिए हम देखने के लिए क्या करेंगे, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देंगे। यस और नो। और ये जो हम काम करते हैं इसी को क्या कहते हैं बेटा, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ये लीजिए ना। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आपको ये राइट है कि आप लिफ्ट कर सकते हो कॉर्पोरेट वेल को। तो कहता है कि आपको यहां पे बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा। कॉशियस यानी कि बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा कि किसके अंदर उठाना है, किसके अंदर नहीं उठाना है कॉर्पोरेट वेल को। ठीक है, सो कोर्ट हैव फाउंड इट नेसेसरी टू डिसरिगार्ड द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यानी अगर ये नीचे की सिचुएशंस होती हैं तो कोर्ट जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को कंसिडर कर सकता है, वो उठा सकता है और आप रोक नहीं सकते उसको। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हमारी कॉर्पोरेट वेल को यूज कर रहे हो आप किसके लिए, फ्रॉड के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए, या फिर आप कॉर्पोरेट फसाड क्रिएट कर रहे हो ओनली फॉर द एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। कॉर्पोरेट फसाड यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप बना रहे हो जस्ट बिकॉज आप क्या करना चाहते हो, कंफ्यूज करना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप एनिमी कैरेक्टर यानी कि जो हमारी एनिमी कंट्रीज हैं या एनिमी जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो आप, हमारी जो भारत सरकार का जो एनिमी है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, फिर हम उठा देंगे कॉर्पोरेट वेल। या फिर अगर हमको ऐसा पता चलता है कि सोल पर्पस जो है आपकी कंपनी का वो क्या है, इवेड करना टैक्सेस का, यानी टैक्स चोरी करने के लिए आपने क्या बनाई है, कंपनी बनाई है, हम क्या करेंगे बेटा, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देंगे। फिर अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अगर आप अवॉइड करते हो वेलफेयर लेजिस्लेशन को, हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि आप अब्यूज कर रहे हो अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को किसी अनजस्ट और इनइक्विटेबल पर्पस के लिए, तो फिर उस केस के अंदर भी कोर्ट हेजिटेट नहीं करेगा कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है डिस्टिंक्शंस बिटवीन द कंपनी एंड अदर कॉर्पोरेट और या अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस टॉपिक हम क्या करेंगे, कंपनी को हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमेशा कंपनी तो हमेशा आइडियल यहाँ पे रहेगा ही, अब ये चेंज होते जाएंगे। कंपनी का डिफरेंशिएट करेंगे हम लीगल आपका फर्म से, कंपनी का डिस्टिंग्विश करेंगे हम एचयूएफ से, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी का हम डिफरेंशिएट करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, यस और नो, या कंपनी का हम कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। इनका कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है अपने को, कंपनी हमेशा यहाँ पे आइडियल रहेगा। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। तो बोलता है कि कंपनी क्या है, डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन है, याद आ रहा है क्या, हाँ, लेकिन पार्टनरशिप कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी जो पार्टनर्स है ना उसके वही क्या है, फर्म है। सेकंड, पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना फर्म की वही क्या है, इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन कंपनी के केस के अंदर जो कंपनी की प्रॉपर्टी है ना वो मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। फिर जो क्रेडिटर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी उनका क्लेम रहता है इंडिविजुअल पार्टनर्स पर और वो इवन की केस भी कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो ओनली कंपनी के ऊपर ही केस कर सकते हैं। सर क्यों, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और वो मेंबर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। ये डिफरेंसेस हैं। फिर जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, ये एजेंट होते हैं, जबकि हमारी जो कि हमारे मेंबर्स होते हैं वो एजेंट नहीं होते, जबकि क्या होते हैं बेटा, ओनर्स होते हैं, वो मालिक होते हैं आपके कंपनी के, है ना। इवन की जो पार्टनर है वो डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी और इनकर कर सकता है लायबिलिटी, जब तक कि वो क्या है, फर्म के अंदर है, जबकि मेंबर जो है ऐसा कुछ पावर नहीं है मेंबर के पास। फिर पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म, एक पार्टनर खुद ही फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सब क्यों, क्योंकि फर्म अपने आप में ही क्या है, पार्टनर है, यानी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म क्या है बेटा, एक ही है, अलग अलग नहीं है। जबकि कंपनी के अंदर मेंबर और कंपनी अलग अलग है, तो इस केस के अंदर मेंबर कंपनी के साथ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये देखो ये लिख रखा। फिर पार्टनर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने शेयर,
और ट्रांसफर ही नहीं बना सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज। यानी अगर उसको ट्रांसफर करना है अपना शेयर तो दूसरे पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ती है। बट अब इन केस ऑफ कंपनी मेंबर के पास ये राइट है कि बिना किसी से परमिशन लिए, बिना किसी से अप्रूवल लिए वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। यस और नो? यस, जो कि चीज आपको यहां पे मिलेगी, ये लीजिए। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्टनर्स अथॉरिटी जो है वो किसके अंदर होती है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली होती है, जो कि आउटसाइडर्स को बाउंड नहीं करते हैं। जबकि whereas such restrictions incorporated in the articles are effective, जबकि आर्टिकल्स के अंदर ये इफेक्टिव होती हैं। फिर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा क्या रहती है बेटा? अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, क्या था बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी, यानी हमारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मोस्टली लिमिटेड होती है, ठीक है। चलो, फिर कंपनी क्या है बेटा? हमारी परपेचुअल सक्सेशन में, मतलब चलती ही जाएगी जब तक कि आप वाइंड अप ना करो। उसमें डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पड़ जाता है। अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई तो खत्म हो जाती है फर्म आपकी, ये देखिए। फिर आपकी कंपनी जो है लीगली रिक्वायर्ड टू हैव अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअली। भाई कंपनी के अंदर कंप्लायंस ज्यादा है, फर्म्स के अंदर कंप्लायंस कम है, ठीक है, ये लीजिए। यानी आपके पार्टनर्स की जब इच्छा हुई तब करवा लिया, वरना नहीं करवाया। फिर और लास्ट कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपनी को बनाया जाता है लॉ के चलते और वो खत्म भी कैसे होती है? लॉ से। जबकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, वो एक एग्रीमेंट से बनाई जाती है और खत्म भी कैसे होती है? एग्रीमेंट से। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपनी एंड द फर्म। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं डिस्टिंक्शन, कंपनी हमेशा सेम रहेगी, मैंने क्या बताया था। और यहाँ पे अब हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। तो यहाँ पे क्या कहता है आपका कि हमारी कंपनी के अंदर ना हेट्रोजेनियस रहते हैं। हेट्रोजेनियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं मेंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी हो सकता है कुछ मेंबर राजस्थान के हों, कुछ मेंबर महाराष्ट्र के हों, कुछ मेंबर असम के हों, तो अलग अलग मेंबर्स हैं। क्या ये एक ही फैमिली से हैं क्या? नहीं। लेकिन एचयूएफ के अंदर अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको उसी फैमिली के अंदर का होना पड़ेगा, ठीक है, ये लीजिए। फिर हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस के अंदर ना एक होता है कर्ता, जो कि सारे काम करता है, उसके पास सोल अथॉरिटी होती है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। फिर जो भी पर्सन जो मेंबर बनता है हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो कैसे बनता है? बाय बर्थ। जबकि कंपनी के अंदर आपको अलग से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है एचयूएफ का, ठीक है। इवन इफ नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं 20 के ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक। तो ये हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपनी एंड एचयूएफ। एंड देन हम अब कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन द कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा इसके अंदर। कौन सा बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी। पढ़कर आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी के अंदर, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और तीसरी और दूसरी चीज यहाँ पे डिफरेंस में मिलेगा पार्टनरशिप। तो मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो एलएलपी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड फर्म। यानी कंपनी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए हमने और फर्म के अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए हमने, और उन दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। तो क्या बन गया हमारा? एलएलपी। जिसमें कंपनी का तो आप बता ही सकते हो कौन सा हमने अच्छा पॉइंट उठाया है, वो उठाया है हमने लिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर एलएलपी के अंदर आपकी कोई भी लायबिलिटी होती है वो कैसी होगी बेटा? लिमिटेड होगी। समझ रहे हो क्या? ओके। सो इट इज केपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंपनी के आपको मिलेंगे प्रॉपर्टीज, होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, वो भी कंपनी का ही है बेटा, है ना। और एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ पार्टनर्स। सारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अगेन कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी। यानी एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनका जो लायबिलिटी है उतनी ही क्या करते हैं? लायबल होते हैं, उसके ऊपर लायबल नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको जो दिया गया है एक्चुअली बेसिकली कंपैरिजन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है एलएलपी का। वो समझाने की कोशिश कर रहा है बेचारा आपको कि एलएलपी होता क्या है। तो उसके अंदर उसने
कंपनी के अच्छे अच्छे एडवांटेजेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, नाउ नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर। यानी भैया दूसरा कुछ भी करे उस पहले पार्टनर पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती है ना। तो ये चीजें हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, कैसे होता है, एग्रीमेंट से होता है। ये कौन से का कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, द LLP however is not relieved the liability for the other obligations as a separate entity। लेकिन being a separate entity आपकी दूसरी liabilities तो हमेशा रहती ही है। ठीक, चलो, तो ये आपको LLP के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अब कुछ हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज में आते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या हर्डल्स या क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं while forming a corporate form। कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे अगर आप कंपनी बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, कंपनी बनाते हैं, तो आपको क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। सबसे पहला, फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। कंपनी को बनाना कभी भी आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है, मतलब कॉस्टली है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज आपको मिलेंगे, काफी ज्यादा आपको प्रायर अप्रूवल्स देनी पड़ती हैं। ठीक है, और काफी सारे डिक्लेरेशंस और काफी सारे आपको स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। यस, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। देन कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, आपको बार बार क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है पीरियोडिकली, यानी कि चाहे वो एनुअली हो दैट इज 1 साल में, या फिर हाफ ईयरली हो यानी कि 6-6 महीने में, क्वार्टरली हो यानी कि 3 महीने में। अगर आप ऐसे करना पड़ेगा तो आपके लिए डिस्क्लोजर करना क्या है, अपने आप में डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपको बार बार उस पर काम करना पड़ता है। देन सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ओनरशिप। कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे ओनर होते हैं। तो इसके अंदर कहता है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट हैव एन इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर द वर्किंग एज वन कैन हैव इन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हैं तो आप ओनर तो हो, लेकिन आप उस कंपनी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते। सर कैसे, भाई कंपनी की प्रॉपर्टी पे आपको कोई राइट नहीं है, भाई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इस केस के अंदर मेंबर्स के राइट्स थोड़े लिमिटेड जाते हैं एज कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अंदर आपका अच्छा खासा राइट रहता है। This is particularly so in big companies in which the number of members is too large to exercise any effective control। और अगर मान लो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, रिलायंस, तो एक इंसान बेचारा क्या करेगा, यस, उसको एक काम करवाने के लिए भी आपको एक मेजोरिटी क्या करना पड़ता है, अटेन करनी पड़ती है। फिर ग्रेटर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो और आप निकल जाओगे, आपके ऊपर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप सोसाइटी को भी क्या करो बेटा, कंट्रीब्यूट करो। यानी कि आप जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसका कुछ पोर्शन आप क्या दो, सारे समाज को दो, लोगों की भलाई के लिए करो। ये क्या है, और कोई भी इंसान जो कंपनी का ओनर है वो नहीं चाहता कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, ऐसे यूज हो। देन ग्रेटर टैक्स बर्डन इन द सर्टेन केसेस। यानी कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर आपके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एंड लास्टली डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर। यानी इसके अंदर क्या कहता है ये कि अगर आपको इवन की वाइंड अप भी करना है तो वाइंड अप भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा ट्रिकी, इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं कि आप परेशान हो जाओगे। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कंपनी। ठीक है, चलिए जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कंपनी लॉ जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे पहले कैसे बर्थ कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे अच्छे से इंप्रूव होता गया। तो मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे पहला जो कंपनीज एक्ट था वो आया था 1844 में। कब आया था बेटा, 1844 के अंदर। ठीक है, ये लीजिए, और उसको क्या कहा गया था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। ठीक है, ये लीजिए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 कहा गया था। ये सर इंडिया का था क्या, नहीं बेटा, ये इंग्लैंड का था। ठीक है, अब हमारा इंडिया का रोल कहां पे आया,
इस वाले एक्ट को हमने कॉपी किया 1850 के अंदर, और हम हमारा क्या लेकर आए बेटा, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1850 हम लेकर आए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए हम। ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए 1857 के अंदर, फिर 1860 के अंदर, और ऐसे करके हम काफी सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। फिर हमारा जो रिसेंट था वो था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, और हमने काफी सारे चेंजेस भी किए थे हालांकि। तो हम एक नया एक्ट लेकर आए थे 1956 का, जो ऑलमोस्ट 56 इयर्स तक चला था, अमेंडमेंट्स इंक्लूड करके। इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट 1956 था, इसके अंदर 658 सेक्शंस और 15 स्केड्यूल्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये काफी अच्छा हुआ करता था। इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि 1960, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 70, 85, 88, 96, 99, 2000, 2002 और 2006। यहां तक क्या लेकर आए हम, 1956 वाले एक्ट को घसीटते हुए लेकर आए। ठीक है, फिर उसके बाद हम परेशान हो गए कि अरे यार अब तो बस हुआ। तो फिर हमने एक रिपोर्ट मंगवाई थी, किससे, कंपनी लॉ 2004 के अंदर जे ईरानी जो रिपोर्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नया एक्ट होना ज्यादा बेटर रहेगा रदर देन 1956 वाले एक्ट को यूज करने से। तो उन्होंने बोला कि एक नया एक्ट ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर हम क्या करें, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी। देखिए डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी जो है कंपनी लॉ के ऊपर, उन्होंने अब रिपोर्ट सबमिट करी। उन्होंने एक रोड मैप दिया कि आप कैसे एक अच्छा यूजर फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल और एक बहुत ही इफेक्टिव क्या कर सकते हो, नया कंपनी लॉ बना सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, उसके ऊपर बनाया और एक ड्राफ्ट कंपनीज एक्ट लेकर आए। जो ड्राफ्ट होता है किसी भी एक्ट का, उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन बिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बिल, है ना। तो उसके अंदर हमने ये बिल पास करने की कोशिश करी। ठीक, The expert committee has recommended that the private and small companies need to be given flexibilities and freedom of operations and compliance at the low cost. तो हम क्या चेंजेस चाहते थे एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट 1956, जो हम चाहते थे कंपनी 13 के अंदर। तो हमने बोला कि जो आपकी प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज हैं या स्मॉल कंपनीज हैं, उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज तो इतनी थी नहीं, तो उनको इतना ज्यादा कंप्लायंस हम क्यों करवाएं। तो हम चाहते हैं कि उनमें लेस कंप्लायंस हो। जबकि ऐसी कंपनी जिसके अंदर हायर पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे कि टाटा, रिलायंस, अडानी, अंबानी, नहीं क्या, इनके अंदर ज्यादा स्ट्रिक्ट रिजीम हो, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट है बेटा इनके अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी क्या होना चाहिए, सिमिलर पैरामीटर्स पर हम वैल्यू करें। ठीक है, तो फिर हम लेकर आए अल्टीमेटली हमारा कंपनीज बिल 2012 हम लेकर आए कि भाई हमको ये पास करना है। तो कैसे बनाया, हमारा जो जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस थे ना, उनको फ्रेम करके हमने एक एक्ट बनाया। एक्ट मतलब ड्राफ्ट बनाया और उसको हमने रखा। अब यहां पर आपको चीजें मिलेंगी कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग कंपनीज बिल 2009 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के अंदर 3 अगस्त 2009 को। उसके ऊपर काफी एम्फेसिस हुआ सेल्फ रेगुलेशंस के चलते। उन्होंने कहा कि भाई इसको क्या करो, वापस से चेंज करो। तो फिर हम 31 अगस्त 2010 को एक रिपोर्ट सबमिट करी। उसको कंसिडर करके हम क्या लेकर आए, वापस से एक रिवाइज्ड कंपनीज बिल 2011 को हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये लो वापस से चेंजेस करके। दिस वर्जन ऑल्सो रेफर्स टू द ऑनरेबल कमिटी विच सजेस्टेड सर्टेन फर्दर अमेंडमेंट। 2011 वाले बिल के अंदर भी उन लोगों ने क्या दे दिया, और अमेंडमेंट दे दिए, बोले और अमेंडमेंट्स करके लाओ। तो ये जो बिल है फिर ये पास हुआ था लोकसभा के अंदर 18 दिसंबर 2012 को। उधर लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हुआ बेटा 8 अगस्त 2013 को। अब सवाल ये आता है कि बिल एक्ट कब बनता है। बिल एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। ठीक है, तो बिल को रीटाइटल कैसे किया गया, बिल को कहा गया कंपनीज बिल 2012। नाउ
कंपनीज बिल 2012, कंपनीज एक्ट 2013 कब बना? जब उसको क्या मिली बेटा? असेंट मिली। असेंट यानी कि अप्रूवल। क्या? अप्रूवल। कब किससे मिलती है अप्रूवल? प्रेसिडेंट से मिलती है। कब मिली? 29 अगस्त 2013 को। यानी जब प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया तो वो बिल नहीं रहा, क्या बन गया? कंपनीज एक्ट 2013 बन गया और वो नोटिफाइड कर दिया गया गजट ऑफ इंडिया के अंदर 30 अगस्त 2013 को। ठीक है, उसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 4 अमेंडमेंट यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि कंपनीज अमेंडमेंट है 2015, कंपनीज अमेंडमेंट है 2017, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस था, और फिर वापस से अमेंड हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016 के चलते, एंड फाइनेंस एक्ट 2017 के चलते। ठीक है, तो ये चीजें हुई हैं। एंड लास्टली हमारे जो फाइनेंस एक्ट 2017 है उसमें भी कुछ सेक्शंस को क्या कर दिया बेटा? अमेंड कर दिया था। ठीक है, ये लीजिए, जो किस बारे में अमेंड किया था? रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग अमेंड हुए हैं, है ना। ये लीजिए, अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए, अगर एप्लीकेबिलिटी आया है ना, तो अपन बोलेंगे कि सेक्शन 1 अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी हमारा सेक्शन 1, भाई सेक्शन मतलब हमारा जो एक्ट होता है वो सेक्शन 1 से तो स्टार्ट होएगा, यस और नो? तो हमारा सेक्शन 1 यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन 1 कहता है कि एक्ट जो है ना वो पूरे इंडिया के अंदर क्या होगा? अप्लाई होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्यों ना। अब किस किस पर अप्लाई होगा? ऐसी कंपनीज जो कि इस एक्ट के अंदर बनी है या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, कल पढ़ा था अपन ने, यस। फिर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उन पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो भी सेम प्रोविजंस बताए। यानी कि अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 और कंपनीज एक्ट 2013 अगर इसके अंदर सेम प्रोविजंस हैं किसी मैटर को लेकर, तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 कुछ अलग कहता है, कंपनीज एक्ट कुछ अलग कहता है, तो फिर किसकी मानेंगे अपन? तो फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बात मानी जाएगी, ये कहता है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट है आपका बैंकिंग कंपनीज पर भी एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडेड प्रोविजंस दोनों में क्या हो? सेम हो, कंपनी एक्ट 2013 में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। सेम गोज द कॉन्सेप्ट विद द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और कंपनी एक्ट 2013 अगर सेम है तो हो जाएंगे। या कोई भी दूसरी कंपनी जिसको गवर्न करता है कौन सा? एक स्पेशल एक्ट, जैसे कि आरबीआई एक्ट, LIC एक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर उस केस के अंदर एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट। ठीक है, तो बराबर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं तो फिर अप्लाई नहीं होता है। ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स जो कि इस किसी भी एक्ट के अंदर है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बताती है, तो उस पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाता है। अब ध्यान से देखना, कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होगा? भाई कंपनीज पर होगा ना, तो कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई नहीं हो सकता है? अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज पर हो नहीं सकता है। भाई ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करवाया है उस पर होगा क्या? नहीं। ठीक है, ये लीजिए, तो एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एसोसिएशन और पार्टनरशिप जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, उन लोगों हमने क्या हमने अनाउंस कर रखा है? इलीगल अनाउंस कर रखा है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है बेटा, सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे 464 का। ये बोलता है कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप अगर है और जिसके अंदर पर्संस जो हैं वो किससे ऊपर जा चुके हैं? 50 से ऊपर जा चुके हैं। किसके ऊपर जा चुके हैं बेटा? 50 के ऊपर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो नंबर है ये इस बारे में 50 है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस नंबर को कहां तक राइज कर सकती है? तो ये राइज कर सकती है 100। ठीक है, ये लीजिए, सेक्शन 464 जो है किस पर अप्लाई नहीं होता है बेटा? HUF पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि HUF के ऊपर तो कितने भी मेंबर हो सकते हैं, है ना। ये लीजिए, दिस सेक्शन कौन पर अप्लाई नहीं होता है? ऐसी एसोसिएशन और ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर क्या है बेटा? प्रोफेशनल्स हैं और उस प्रोफेशनल्स को गाइड करता है उनका स्पेशल एक्ट। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट 1980 वो हमको गाइड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपनी सेक्रेटरी 50 या 200 अपने क्या रख सकते हैं? पार्टनर्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ द कंपनीज कि हमारे किस किस तरह की कंपनीज हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं बेटा हमारे यहाँ पे, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तीन ये हमारे एक्ट के हिसाब से है। सेक्शन का रेफरेंस कौन सा है बेटा यहाँ पे, सेक्शन 3 बात करता है बेटा ये, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे कि कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट लिख लेना इसके अंदर। सेक्शन 8 कंपनी होती है ये। सेक्शन 8 जो है वो इस कंपनी के बारे में बात करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो सिर्फ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। फिर गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन लिख लेना सेक्शन 2 क्लॉज 45। फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है, आउटसाइड कंट्री हुआ है, वो क्या कहलाती है, फॉरेन कंपनी। फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, मतलब एक कंपनी है जो किसी कंपनी को कंट्रोल करती है, तो ऊपर जो कंट्रोल कर रही है कंपनी वो क्या कहलाएगी बेटा, होल्डिंग। और जो कंट्रोल हो रही है छोटी कंपनी वो क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। इसी तरीके से आता है आपके एसोसिएट कंपनी और जॉइंट कंपनी, ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन। इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का काम है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये भी हमको देखना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पर सबसे पहले आपको डिफाइन कर रखा है प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि कुछ भी हो चलेगा, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, मिनिमम पेड अप कैपिटल मिनिमम 2 रुपीज, लिख लेना ऊपर, ठीक है। एंड वो अपने आर्टिकल्स के अंदर क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, यानी आप ट्रांसफर करने पर मना ही नहीं है, कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं हम आपको, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देन एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, यानी 1% कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं बेटा, 200। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं। अरे हम मना कर रहे हैं क्या कि एक भी मेंबर मत रखो, हम कह रहे हैं कि लिमिट में रखो। तो लिमिट कितनी है बेटा, 200 है। लेकिन वो जो 2 और मोर पर्सन्स जो हैं, अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक शेयर या 1 से ज्यादा शेयर रखते हैं तो उनको हम एक ही मेंबर मानते हैं, है ना। ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर आगे बोलता है कि ऐसे इंसान जो कि उस कंपनी के अंदर क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर ऐसे पर्सन्स जो कि एक टाइम पर कंपनी के क्या हुआ करते थे, एम्प्लॉय हुआ करते थे, अब उन्होंने छोड़ दी, लेकिन अभी भी उस कंपनी क्या है बेटा, मेंबर हैं। उन लोगों को हमको क्या नहीं करना है बेटा, इंक्लूड नहीं करना है 200 लोगों की कैटेगरी में। यानी ये 2 तरह के जो लोग हैं इनको हमें 200 पर्सन्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। एंड लास्टली प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट का मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस फॉलो करके हम कुछ काम कर सकते हैं क्या, नहीं, आप कर ही नहीं सकते। प्रोहिबिट मतलब साफ मना कर रहा है। वो क्या नहीं कर सकते आप, पब्लिक से आप नहीं इनवाइट कर सकते सब्सक्रिप्शन के लिए, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते आप। यस, ये लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी क्या होती है भाई, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, वो क्या हो जाती है, पब्लिक कंपनी हो जाती है, और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, एज मे प्रेस्क्राइब्ड, आगे लिख लेना 7 रुपीज। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक ना। एक ऐसी कंपनी जो कि क्या है बेटा, सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। ध्यान से सुनना, यहां पे हमारी एक होल्डिंग कंपनी है, क्या है, होल्डिंग कंपनी, और यहां पे हमारी सब्सिडरी कंपनी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सब्सिडरी कंपनी छोटी सी कंपनी है बेचारी। अभी सब्सिडरी कंपनी है ना, ये क्या है बेटा, प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। और जो होल्डिंग कंपनी है ना, वो कौन सी कंपनी है हमारी, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं। अब ये कहता है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो कि पब्लिक कंपनी है, तो फिर उस प्राइवेट कंपनी को हम क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेंगे, ठीक है। ये देखिए, shall be deemed to be the public company for the purpose of act even when the subsidiary company के आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है। यस, चलो
देन आता है आपका 1% कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पर्सन रहता है, ओनली एक पर्सन, वो क्या कहलाता है बेटा? 1% कंपनी कहलाती है। फिर कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, बता रहा था मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सेक्शन 8 ही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी कहलाती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? तो मैंने कहा कि भाई अगर आप किसको प्रमोट करने के अंदर लगे हो, कॉमर्स को, आर्ट्स को, रिलीजन को, कल्चर को, एजुकेशन को, रिसर्च को, सोशल वेलफेयर को, है ना, इन सबको अगर आप करते हो तो फिर आप किसके अंदर आते हो? सेक्शन 8 कंपनी कहलाते हो। साथ साथ में आपका जो इंटेंट जो है, आपका इंटेंट अगर प्रॉफिट इनकेस होता है तो आप प्रॉफिट को कहां पे लगा दोगे? अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगा दोगे। और आप डिविडेंड नहीं दोगे अपने मेंबर्स को, प्रॉफिट को उसके अंदर ही लगा रहे हो तो फिर प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। फिर आता है आपका गवर्नमेंट कंपनी। भाई ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के अंदर होती है वो क्या कहलाती है? भाई आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अब सवाल आता है गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करे? तो कहता है कि मिनिमम 51%। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम 15%, 51% या उससे ज्यादा है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो कौन रखता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखता है, ठीक है, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट अगर 51% या उससे ज्यादा रखती है तो फिर वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और याद रखना जो गवर्नमेंट कंपनी है ना उसकी अगर कोई सब्सिडरी है, क्या है बेटा? सब्सिडरी। अब चाहे वो सब्सिडरी कोई सी भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, चाहे जो हो, हम उसको क्या मान लेंगे? हम उसको कहेंगे कि वो क्या है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया हुआ है, एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया के अंदर है। या तो वो खुद काम करते हैं या फिर किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, या फिर वो फिजिकल काम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं, या फिर किसी अदर तरीके से काम करते हैं, फॉरेन कंपनी कहलाते हैं। यस, चलो ठीक है। फिर आते हैं आपके एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर एक कंपनी क्या करती है? दूसरे पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। यानी ये कंपनी हो गई और ये हमारी छोटी सी कंपनी हो गई, ये वाली कंपनी जो है इस वाली कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। यस और नो? अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? तो कहता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कम से कम 20% का कंट्रोल रखते हो आप, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर का। तो फिर आप क्या कहलाते हैं? या फिर कंट्रोल रखते हो या फिर बिजनेस रिलेशंस के अंदर आप कंट्रोल रखते हो, तो हम कहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो वोटिंग राइट के ऊपर जो कंट्रोल है वो 20% से लेकर 50% तक के बीच में होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर गया तो ये छोटी वाली कंपनी इस कंपनी को क्या कहलाएगी? भाई ये वाली कंपनी क्या बोलेगी कि हमने इसके अंदर क्या कर रखा है? भाई ये हमारी सब्सिडरी की एसोसिएट है। अगर 35% हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये कंपनी क्या है? हमारी एसोसिएट कंपनी। लेकिन अगर 60% हमने इसके वोटिंग राइट का कंट्रोल ले रखा है इस कंपनी ने, तो फिर ये वाली कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी इसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये लीजिए। ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड द जॉइंट वेंचर कंपनी, है ना। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है? जिसके अंदर जॉइंट अरेंजमेंट होता है, जहां पे जो पार्टीज होती है ना उनका जॉइंट कंट्रोल रहता है उसके अंदर, ठीक है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरे कंपनी के रिलेशन के अंदर हम क्या हो जाते हैं? उसके होल्ड करते हैं, हम होल्डिंग हो जाते हैं। यस, यानी कि अगर दूसरी सब्सिडरी है ना तो फिर हम क्या हो जाएंगे बेटा? होल्डिंग हो जाते हैं। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो फिर उसके लिए देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये वाली कंपनी है, अब आप बोलते हैं क्या ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है क्या? तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली जो कंपनी है ये होल्डिंग है क्या, है ना। अगर ये होल्डिंग है ना तो हम सब्सिडरी कहलाएंगे।
गेटिंग माय पॉइंट? अब देखते हैं कैसे कहलाओगे आप। अगर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, यानी अगर ये वाली कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपकी कंपनी के अंदर कौन रहेगा एज अ बोर्ड डायरेक्टर्स के अंदर, तो ये क्या कर रही है बेटा, ये कंट्रोल कर रही है, तो ये क्या हो गई, होल्डिंग हो गई। तो ये वाली कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई इस कंपनी की। समझ में आ रहा है? सेकेंड, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी कि अगर हमारी होल्डिंग, हमारी ये वाली कंपनी छोटी वाली कंपनी की कम से कम या फिर मैं कहूंगा मोर देन 1/2 वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हो, तो फिर आप क्या कहलाओगे, होल्डिंग कहलाते हो। ठीक है, ये लीजिए, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे प्रेस्क्राइब शैल हैव द लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड द नंबर एज मे प्रेस्क्राइब। लेकिन आप रख सकते हो आराम से होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी, उसकी भी सब्सिडरी, उसकी भी सब्सिडरी, ऐसे करके आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कंपनी नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी कंपनी जो छोटी सी होती है कंपनी, नहीं क्या, तो उसे कहता है स्मॉल कंपनी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये स्मॉल है, कि उसका ऑफिस देख के, कि उसका कैपिटल देख के, कि उसके लोगों के नंबर्स देख के, कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे जो हम डिसाइड करते हैं इसके स्मॉल होने का, वो डिसाइड करते हैं बेटा एक तो पेड अप कैपिटल से, पेड अप शेयर कैपिटल और हमारे टर्नओवर, है ना। अब इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अपने को देखनी पड़ेगी। कहता है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती, यानी पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती बेटा, ये ध्यान रखना अपने को। फिर कहता है कि अगर एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो लेस देन 50 लाख। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो ये अमाउंट बढ़ा सकती है, कहां तक कर सकती है, मैक्सिमम 10 करोड़, ठीक है, ये कर सकती है। टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन 2 करोड़, और मैक्सिमम गवर्नमेंट उसको कहां तक लेके जा सकती है बेटा, 100 करोड़ तक लेकर जा सकती है। ये लीजिए, नाउ नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, यानी ये नीचे की जो कंपनीज दे रखी हैं इन पर ये कोई भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आपकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 यानी कि एनपीओ पढ़ के आया ना अपन। फिर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट से चलते हैं, जैसे कि हमारी इंस्टीट्यूट, नहीं क्या, तो हमारी इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, ठीक, तो एक अलग एक्ट पे चलती है, यस, तो इनके ऊपर स्मॉल कंपनी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते बेटा, ठीक। नेक्स्ट आता है डोरमेंट कंपनी। क्या होती है भाई डोरमेंट कंपनी? तो कहता है कि जब कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड होती है, लेकिन किसके लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, अभी उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, या कोई एसेट्स या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है अपने पास, अभी कोई उसका कोई काम नहीं है, तो क्या करना होता है, उस कंपनी को एक एप्लीकेशन करनी होती है, किसको, आरओसी को, और आरओसी उसको एज अ टैग देता है डोरमेंट कंपनी का। इनएक्टिव कंपनी क्या होती है भाई, एक ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं करती है और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है कितने टाइम के अंदर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, यानी पिछले 2 साल के अंदर वो कोई भी काम नहीं कर रही है और कोई सिग्निफिकेंट उनका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी इनएक्टिव कंपनी कहलाती है, या फिर उसने पिछले 2 साल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, है ना। चलिए फिर अब इन केस कंपनी जो है जिसने फाइल नहीं किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न 2 साल के लिए, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको एक नोटिस इशू करता है कि अगर कंपनी टू द कंपनी और एंटर कर देता उनका नाम किसके अंदर, डोरमेंट कंपनी के अंदर। डोरमेंट कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं बच्चा, ठीक है, और पब्लिक कंपनी, और 2 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, और 1 डायरेक्टर होता है ओपीसी के अंदर। ये डायरेक्टर का अपन ऑलरेडी देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपकी जो एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये होती है पब्लिक कंपनी, उसके अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 डायरेक्टर। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी, उसके अंदर कितने डायरेक्टर होते हैं, 2 डायरेक्टर। और एक ओपीसी दैट इज 1% कंपनी, उसकी कितनी होती है, 1
डायरेक्टर। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है बेटा। देन provisions of the act in relation to the rotation of auditors shall not apply on the dormant company, यानी जहां पर हमारे ऑडिटर्स को रोटेट करना पड़ता है वो डोरमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर देगा डोरमेंट कंपनी का नाम जिसने क्या नहीं करा, उसका रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किए। निधि कंपनी जो होती है वो होती है हमारी जो निधि कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जो साउदर्न इंडिया पार्ट, जो अपना साउदर्न इंडिया है, केरला साइड, वहां पे बहुत फेमस है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये इनका ऑब्जेक्ट ये है कि ये क्या करें, कस्टमर्स के या डिपॉजिटर्स के हैबिट में डालें कि आप सेविंग करिए और सेविंग का अमाउंट हमको दे दीजिए, उस अमाउंट के बदले हम आपको क्या देंगे, एक टाइम पे लोन देंगे जब आपको लोन की जरूरत पड़ जाएगी, है ना, ऐसा है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। याद रखना कि लोन जो दिया जाता है वो ओनली मेंबर्स को दिया जाता है, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और एक ऐसी कंपनी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है जो कि दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उनके ऊपर, तो वो निधि कंपनी हमारी कहलाती है। फिर आते हैं हमारी प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर जो मेंबर होते हैं ना बेटा, वही उस कंपनी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। सर एग्जांपल बताना जरा, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, उस एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा फार्मर होता है वही फार्मर क्या हो जाएगा, उस प्रोड्यूसर कंपनी का क्या हो जाता है बेटा, मेंबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि प्रोड्यूसर कंपनी की जब भी बात करेंगे हम, उसके प्रोविजंस कहां पर मिलेंगे अपने को, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको मिलेंगे, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आपको मिलते हैं। इसके अंदर कंपनी 2013 साइलेंट होता है। तो कभी भी अगर एक्ट की बात हो प्रोड्यूसर कंपनी के टॉपिक के अंदर, तो हम क्या समझना है हमको कि किसकी बात हो रही है, कंपनीज एक्ट 1956 की बात हो रही है। ठीक है, ये लीजिए, और इसके सेक्शन भी दे रखे हैं आपको, सेक्शन 151B1 जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी कौन कौन से ऑब्जेक्ट रख सकती है या किस ऑब्जेक्ट के बेसिस पर वो बन सकती है। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, या कोई भी प्रोसेसिंग करना है जैसे कि ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग, या फिर आप कोई भी मैन्युफैक्चर, सेल या सप्लाई करते हैं, ठीक है, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, पार्ट का, इनका, या फिर आप प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन विद द म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, ये लीजिए, या फिर आप कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर रिसर्च या डेवलपमेंट के अंदर हैं आप। तो जैसे कंसल्टेशन सर्विस मतलब जैसे आप सीएस बन जाएंगे, सीएस के बाद आप एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप एक कंसल्टेशन सर्विस भी दे सकते हैं, तो आप उसके अंदर अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो जो कंपनी बनेगी वो कौन सी कंपनी होगी बेटा, प्रोड्यूसर कंपनी होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग अगर कोई कंपनी है तो वो किसमें होगी बेटा, प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर होती है। इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड वेलफेयर मेजर्स और फैसिलिटीज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स। और इसी तरीके से फाइनेंशियल और किसी भी तरह की एक्टिविटी जो ऊपर के एक्टिविटीज से मिलती जुलती होती है, तो वो प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकती है। फिर आते हैं आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि एक ऐसा कंपनी जो कि बैंक की तरह काम करती है और वो क्या बनना चाहती है, बैंक नहीं बनना चाहती, वो कंपनी ही रहना चाहती है, मतलब कंपनी 13 के अंदर कंपनी बनना चाहती है। तो फिर कहता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड कहां पर है बेटा, कंपनीज एक्ट के अंदर, जो किसके अंदर इन्वॉल्व है, लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। बैंक भी वही काम करता है ना। या फिर शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इशू करती है, उनको एक्विजिशन या फिर उनको सेल के लिए काम करना। तो ये होती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसको बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं आरबीआई से, गवर्नमेंट से, एमसीए से, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी मान लीजिए आपको और मेरे को मिलकर एक कंपनी बनानी है, तो क्या हम एक कंपनी बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बेसिकली जो सेक्शन है
ये सेक्शन है बेटा सेक्शन 3, ठीक है। ये सेक्शन 3 ये बात करता है कि आपको कितने लोग चाहिए एक वैलिड, एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए। तो कहता है कि 7 और मोर पर्सन आपको चाहिए। अगर आपको कौन सी बनानी है बेटा कंपनी? पब्लिक कंपनी। और सर अगर अपन दोनों को कंपनी बनानी तो ऐसा हो सकता है क्या? यस, अपन बना सकते हैं। कौन सी कंपनी बच्चा? प्राइवेट कंपनी। सर एक सिंगल पर्सन भी बना सकता है क्या? यस, ओपीसी के केस में बना सकता है बेटा, एक सिंगल पर्सन कंपनी बना सकता है। तो यहाँ पे आप आराम से याद कर लीजिए ना, 1, 2 और 7 याद रहेगा, सिंपल सी बात है ना। अब जो ऊपर बताई हुई कंपनीज हैं वो कैसे बन सकती हैं? वो या तो बन सकती हैं लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी। अब ये क्या होता है ये हमको देखना है। यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि शेयर्स इशू किए जाते हैं आपको, और शेयर्स के अंदर जो नॉमिनल अमाउंट होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा अपन, नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट के अंदर जो अनपेड अमाउंट है ना, वो क्या कहलाएगा? फिर वो उसकी हमारी ओनली लायबिलिटी रहती है। तो ये क्या कहलाती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर हम गारंटी के अंदर कोई अमाउंट लिख देते हैं और उस पर साइन कर देते हैं कि हम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पे करेंगे, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसके अंदर मेंबर की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड। तो वो क्या कहलाती है? अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। अब बात करते हैं अपन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग कि सर चलो माना कि हम कंपनी बना सकते हैं, 2 लोग बना सकते हैं। कौन सी कंपनी? आप प्राइवेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बनाओगे कैसे? कुछ तो स्टेप्स होगा, कोई तो एक प्रोसीजर होगा। वो प्रोसीजर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो सेक्शन का रेफरेंस है यहाँ पर वो है सेक्शन 7। रेफरेंस नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कौन सा? जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हो, ठीक है, मतलब जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो अपनी कंपनी का। फॉर्म कौन सा जाता है? फॉर्म जाता है बेटा INC 32, जो कहते हैं अपन स्पाइस, ठीक है। स्पाइस फॉर्म होता है, ये आपको क्या करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता है। अब उसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, किस किस से साइन लगेगा, क्या सर कोई एफिडेविट देना है क्या सर कोई डिक्लेरेशन देना है क्या सर हम किसी और की भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्या, कि सिर्फ हम प्रमोटर की इंफॉर्मेशन दें? सर इसके अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का क्या सीन है? सबको आप लोगों को देखना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या देना है आपको? यहाँ पर आपका जो MOA और आपका जो AOA है ना कंपनी का, वो आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है, जिसके अंदर साइन करेंगे सबके सब सब्सक्राइबर, यानी कि जो शेयर्स ले रहे हैं उनको कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, है ना। फिर सेकंड डिक्लेरेशन जाएगा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर। कौन करेगा बेटा? या तो एडवोकेट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। ये लोग क्यों साइन कर रहे हैं, क्यों डिक्लेरेशन दे रहे हैं? वो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि इस एक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंगली सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे डिक्लेरेशन और सारी की सारी चीजें कंप्लाई हुई हैं। ये लीजिए, हैव बीन कंप्लाइड विद। फिर थर्ड पॉइंट, जो भी डायरेक्टर्स बनेंगे उनका नाम किसके अंदर होना चाहिए? आर्टिकल्स के अंदर होना चाहिए, और उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो कहीं भी क्या नहीं है बेटा? कॉन्विक्टेड नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और उनका कहीं भी गिल्टी पाए नहीं गए हैं, यानी बेसिकली दूध के धुले हैं वो तो नहीं, क्या ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। or any previous council or during the preceding 5 years and that all the filed documents and registrar जो है वो क्या है बेटा? ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। देन एड्रेस आप बताइए अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का, सॉरी जब तक कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट नहीं हो जाता। बेसिकली क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो तब बनेगा ना जब कंपनी बनेगी, और कंपनी बनाने के लिए तो हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो फिर अगर कंपनी बनाने से पहले अगर रजिस्ट्रार को आपसे बात करनी पड़ गई तो कहां पे वो आपको लेटर भेजेगा? तो फिर वहां के लिए आपको क्या देना पड़ता है बेटा? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस देना पड़ता है ना, ये लीजिए। देन पर्टिकुलर्स, अपने नाम बताओ,
सरनेम बताओ, फैमिली नेम बताओ, बिजनेस बताओ, रेजिडेंशियल एड्रेस बताओ, नेशनैलिटी बताओ, ये सारे आपको बताने पड़ते हैं। किस किसको बताना पड़ेगा? एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को बताना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। फिर आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं, अगर जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उन डायरेक्टर्स को भी बताना पड़ता है। क्या क्या? वही फर्स्ट नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंस, नेशनैलिटी, है ना, ये सारी चीजें बतानी आपको पड़ती हैं। साथ में आपको बताना पड़ेगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यस, ये चीज आपकी होती है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी दूसरी कंपनीज के अंदर क्या है बेटा, डायरेक्टर है। यस और नो? हो सकता है कि मैं अगली 10 कंपनीज के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर हूं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये एक डिक्लेरेशन के अंदर जाता है और डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो है DIR 8। ठीक है, तो DIR 8 के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको फाइल करना पड़ता है कि आपकी क्या क्या, सॉरी DIR 8 नहीं है बेटा, वो MBP 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपका क्या क्या है। यस, और कंसेंट भी देनी पड़ती है कि आप डायरेक्टर बनने के लिए एग्री हैं। देन रजिस्ट्रार जो है उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो डिसाइड करता है कि क्या आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर उसने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगा और आपको क्या इश्यू कर देगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला उस दिन से क्या हो गई? आपकी कंपनी बन गई। ठीक है, रजिस्ट्रार शैल अलॉट द कंपनी अ नंबर, एक आइडेंटिकल नंबर देता है, आइडेंटिकल नहीं यूनिक नंबर देता है, जिसको कहते हैं अपन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, ये चीज होती है। फिर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर परमानेंटली वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिसके चलते आपकी क्या बनी है? कंपनी बनी है। परमानेंटली को यहाँ पे लिखा गया है टिल इट्स रेजोल्यूशन, यानी जब तक कि वो कंपनी खत्म ना हो जाए तब तक उसको क्या करना है? संभाल कर रखना है। इफ एनी पर्सन फर्निश अ फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स अगर आप देते हो तो फिर उस केस के अंदर आप पे 447 लगा दिया जाता है। यानी कोई भी इंसान जो गलत डिक्लेरेशन दे रहा है या कोई वो एडवोकेट, CA, CS, TWA जो गलत डिक्लेरेशन दे रहे हैं, 447 लग जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देन हम देख रहे हैं हमारा शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल यानी कि जो हमको पैसा इंट्रोड्यूस होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब शेयर क्या होता है? जब आप हमको पैसा देते हैं तो हम आपको एक क्या देते हैं? रिसीट देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भैया आपने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसको क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। उसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि शेयर्स के अंदर भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऐसी चीजें आगे आती रहती हैं। कंपनी लॉ के अंदर कैपिटल जो है उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है? अलग अलग कैटेगरी दी गई है इसके अंदर। जैसे कि एक होता है आपका नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी आप अपने कितना कैपिटल अभी रेज कर सकते हो उसको कहते हैं अपन ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रहता है आपके मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर कि कितना कैपिटल, शेयर कैपिटल आप उठा सकते हो। दूसरा था इश्यूड कैपिटल, यानी मान लीजिए 5 लाख क्या है बेटा आपका ऑथराइज कैपिटल है, तो जरूरी है कि 5 के 5 लाख का ही आप क्या करो? शेयर कैपिटल उठाओ? नहीं, आपने क्या करा? उसके अंदर से 4 लाख शेयर का क्या कर दिया? 4 लाख रुपए का जो कैपिटल है उसको आपने इशू कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? इशू कैपिटल। जिसके अंदर से 3,50,000 लोगों ने क्या करा? उसको सब्सक्राइब किया, तो वो क्या कहलाता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर आपने उसमें से कुछ पैसा ही मांगा, ज्यादा पैसा नहीं मांगा। आपने मान लीजिए 3,50,000 रुपए का थे, जिसमें से आपने अभी तक सिर्फ कितना मांगा है? 2 लाख रुपए मांगा है, जिसको क्या कहते हैं अपन? कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि आप अभी इतना ही मांग रहे हो आप। फिर 2 लाख रुपए आप जब मांगते हो, मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है बाकी अभी? 1.5 लाख रुपए। सर 1.5 लाख कैसे आया भाई? 3,50,000 को तो था ना, 2 लाख रुपए मिल गए, तो कितना बचा है? 1.5 लाख रुपए। जो मांगोगे उसको कहते हैं 1.5 लाख को कॉल्ड अप कैपिटल। तो सर 2 लाख जो मिला उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। यस, ये लीजिए 2 लाख रुपए जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? पेड अप कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ये होता है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पे अदर देन
प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसके अंदर आप क्या देते हो बेटा, प्रेफरेंस देते हो। प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी देते हो, यानी सर आपको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, सर अगर वाइंड अप होता है ना तो सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा, सर और भी जो भी राइट होते हैं उसमें प्रेफरेंस आपको पहले दिया जाता है। तो दो चीजें बताई मैंने आपको, सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस, और सेकंड रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यस। दो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इन केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर आपको क्या मिलती है बेटा, प्रायोरिटी मिलती है। उसको कहते हैं अपन क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर की जब हम बात करेंगे तो सेक्शन यहाँ पे जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करने वाले हैं सेक्शन 149 की, है ना। अभी इसको भूल जाओ कि सेक्शन 149 कुछ है क्या। देखो कंपनी क्या हमने पढ़ा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको मैनेज करते हैं नेचुरल पर्सन। अब वो नेचुरल पर्सन कौन होंगे बेटा, वो होंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं सर, तो देखो इसके अंदर क्या कहता है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको मैनेज करते हैं ह्यूमन बीइंग। पर्सन जो चलाते हैं ना उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी वो लोग मिलकर, मतलब मान लो 8 लोग हैं कि 15 लोग हैं, वो मिलकर अगर कंपनी को चला रहे हैं तो वो लोग क्या कहलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएंगे। और उसके अंदर का जो एक मेंबर है उसको क्या कहेंगे, डायरेक्टर कहेंगे। यानी कि सर क्या आप कह सकते हैं कि सभी डायरेक्टर्स को एक साथ मिला देंगे तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, यस यस, बोर्ड कर लेते हैं। डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड के अंदर, जो बोलता है कि कंपनी के अंदर जो कलेक्टिव बॉडी होती है जो उसको चलाती है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग, उनको हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। 149 सेक्शन बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग कि हर कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। और उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी फर्म, कोई भी एलएलपी, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और किसी भी तरह की कोई भी एंटिटी क्या नहीं बन सकती बेटा, डायरेक्टर नहीं बन सकती। ओनली इंडिविजुअल्स बनेंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, आदमी, यस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे समझाता हूं, जैसे देखिए अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके अंदर मिनिमम जो डायरेक्टर हैं, मिनिमम को थोड़ा सा अपन ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, ये लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम। तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम कितने होने चाहिए डायरेक्टर, 3, मैक्सिमम कितने, 15। अगर प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है बच्चों, प्राइवेट, तो कितने होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। और अगर ओपीसी है, 1% कंपनी, तो कितने होंगे, मिनिमम 1, जो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मिनिमम देखो 3 डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 1 डायरेक्टर भी चलेगा 1% कंपनी के अंदर। और मैक्सिमम कितना, ये देखो 15 आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये लीजिए, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं, ये देखो A company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution। मान लीजिए आपको 15 डायरेक्टर से भी आगे क्या करना है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और क्या कर दीजिए, डायरेक्टर अपॉइंट कर लीजिए बाद में, ठीक है। ये लीजिए, ये जो सेक्शन, जो लिमिट है, ये सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर 100 डायरेक्टर भी हुए ना तो भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो कहता है कि एटलीस्ट एक, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का यहाँ पर रेफरेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आता है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर आता है ना। यहाँ पे बात कर रहा है रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में, कहता है कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर का आपका क्या होना चाहिए बेटा, रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो पिछले साल इंडिया के अंदर कितना रहा हो, नॉट लेस देन 102 डेज, यानी कम से कम 182 डेज इंडिया के अंदर आओ पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर, यस ये लीजिए। फिर बात कर लेते हैं अपन डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कैसे करोगे। इसके अंदर जो रेफरेंस आ रहा है सेक्शन का, वो है सेक्शन बेटा 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
ये कहता है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो जो मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स थे ना, उनको ही हम क्या मान लेंगे, जो इंडिविजुअल्स थे उनको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे, जब तक कि हम दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर देते। ठीक है, हम फिर कहते हैं कि हर डायरेक्टर को किस में रखना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। फिर पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड बाय द DIN। अगर आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था सेक्शन 7 के अंदर बेटा कि पर्टिकुलर देने पड़ते हैं डायरेक्टर्स को, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी और डिन। यस और नो, डिन का मतलब क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बस यहाँ पे भी ये कहता है कि अगर एक इंसान को डायरेक्टर बनना है ना, तो उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। यस और नो, यस। और एवरी पर्सन जो प्रपोज होता है अपॉइंट के लिए, उसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, आपको जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करना है, ठीक है। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बता देना है आपको, चलेगा ना। जो भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे, वो तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी क्या ना दे दे बेटा, कंसेंट ना दे दे। कंसेंट यानी कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंसेंट होती है ना, ये DIR 2 के अंदर जाती है, याद रखोगे तो एग्जीक्यूटिव में फायदा मिलेगा बेटा, है ना। और आपको उसको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। फिर unless the article provides for the retirement of all the directors at every general meeting, यानी अगर आपके आर्टिकल्स ऐसा बोलते हैं कि सारे के सारे डायरेक्टर्स हर AGM के अंदर क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब तो फिर रिटायर कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर मेंबर हैं, उसका कितना बेटा, मिनिमम 2/3, कितना, मिनिमम 2/3 क्या कहलाएंगे, वो लोग होंगे जिनका ऑफिस का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, ठीक है। यानी कि वो लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग कहलाएंगे लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। यस, अब इनके अंदर से अपने क्या करना है, निकालने हैं लोगों को। तो फिर बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ये हमको ऑलरेडी पता है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कहां पर होता है, जनरल मीटिंग के अंदर ही होता है, जब तक कि स्पेसिफिकली या एक्सप्रेसली आपको ना बताया जाए, ठीक है। फिर जो भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स होंगे ना इन सच कंपनी, वो क्या करेंगे, सर सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो दूसरे डायरेक्टर्स को भी जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट किया जाएगा। जो भी फर्स्ट AGM होगी एक पब्लिक कंपनी की, जो कि एक AGM के बाद हो रही है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, और उसके आगे जो 1/3 लोग हैं, किसके, ये जो 2/3 है ना, उसका 1/3 निकाल रहे हैं, तो 1/3 ऑफ 2/3 लिख दूं, ये लीजिए, जो 1/3 ऑफ 2/3 वो क्या हो जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे बेटा उस AGM के अंदर से, ये लीजिए। अगर जो 1/3 है ये अगर क्लियर नहीं है, यानी कि मान लीजिए 3.33 अब है, ऐसा है, अब क्या करोगे, तो फिर उसको कन्वर्ट करके अपन क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। यही चीजें यहाँ पे बोलता है कि ना तो आपका अगर अमाउंट 3 है या 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो फिर जो सबसे नियरेस्ट टू द 1/3 है ना, वो रिटायर हो जाएगा। यानी इस केस के अंदर 3 लोग रिटायर हो जाएंगे। फिर डायरेक्टर्स जो रिटायर हो रहे हैं ना हर एक AGM के अंदर, वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक हमारे ऑफिस में रहे हुए हैं। मान लीजिए A, B, C, D, E, है ना, और F, ये लीजिए, ये हमारे लोग थे जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। इनका हमने 1/3 निकाला, तो कितने निकले, 3 डायरेक्टर। अब सवाल ये आता है कि 3 कौन से डायरेक्टर्स को निकालोगे, तो कहता है कि जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे है ना, वो बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा लंबे टाइम से हमारे D, A और C, ये लोग, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब सवाल आता है कि सर अगर ये सब एक ही टाइम पर एक ही दिन के अंदर आए हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर या तो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लें कि भाई पहले मैं चला जाता हूँ, बाद में आप चले जाना। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो फिर शिफ्ट सिस्टम से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन बाहर जाएगा। और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो डायरेक्टर रिटायर होता है, कंपनी उसकी जगह पर दूसरे डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती है अगर चाहे तो, है ना। ये लीजिए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की अगर बात की जाए, डायरेक्टर को अगर आपको हटाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है,
एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देनी पड़ती है ना। देखिए होता क्या है, अगर आपको हटाना है डायरेक्टर को तो एक ओआर पास करना पड़ता है, जो कि क्या होता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसको आप हटा सकते हो। लेकिन अगर उस डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया है, ट्राइब्यूनल ने। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे NCLT, या फिर आपके किसी कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, तो फिर उस डायरेक्टर को आप नहीं हटा सकते। यस, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आपको हटाना है और वो क्या हो चुका है बेटा, रीअपॉइंट हुआ है सेकंड टर्म के लिए, तो फिर उस केस के अंदर आपको कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कि इस डायरेक्टर को आप हटा दीजिए, ये किसी दूसरे को अपॉइंट कीजिए। जो भी वैकेंसी क्रिएट होती है उसके हटाने पर, तो अगर वो चाहें तो हम उसकी जगह पर किसी दूसरे डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जिसको हमने हटाया है। फिर जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है वो होल्ड करेगा कब तक ऑफिस, जब तक कि वो डायरेक्टर होल्ड करता, मान लो जैसे कि ए इंसान है, ए 2025 तक तो डायरेक्टर रहता, लेकिन आपने उसको डायरेक्टर से हटा दिया, उसको किसी जगह रख दिया, बी अब नया बंदा आया है, तो कहता है कि बी कब तक डायरेक्टर रहेगा, तो कहता है उतने टाइम तक डायरेक्टर रहेगा जितने टाइम तक ए रहता, अगर उसको रिमूव नहीं करते तो। इफ ही इज नॉट रिमूव, यानी कि 2025, तो बी कितने टाइम तक रहेगा, 2025 तक रहेगा। ठीक है, ये लीजिए। फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड के बारे में बात करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। यहाँ पे जो मीटिंग के बारे में बात करेंगे, सेक्शन का जो रेफरेंस है वो आएगा आपका सेक्शन 173। इसके अंदर बात करता है कि बोर्ड जो भी मेजर डिसीजंस लेता है उसके लिए बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है ना। तो कहता है कि भाई कम से कम मिनिमम आप क्या करिए, 4 बोर्ड मीटिंग तो आप कंडक्ट करिए, अपार्ट फ्रॉम 1 बोर्ड मीटिंग जो कि आप इनकॉर्पोरेशन के बाद करते ही हो। यस, तो इनकॉर्पोरेशन अगर होता है ना तो एक साल में आपको 5 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ये लीजिए। तो जो क्या कहता है, जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना वो आपको करनी पड़ेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके कितने दिनों के अंदर बेटा, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको पहली बोर्ड मीटिंग कर लेनी है, और फिर उसके बाद मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन इन दोनों के जो भी आप मीटिंग करेंगे उनके बीच में गैप 120 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवेन बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, यानी 120 दिन से ज्यादा का गैप उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब है, एनुअली नहीं बेटा, ये है हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी साल में कितनी हो गई, 2 बोर्ड मीटिंग हो गई, और जो गैप है 2 बोर्ड मीटिंग का वो 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 90 डेज से ज्यादा का ही गैप होना चाहिए। ये यहाँ पे ये बात कह रहा है। ठीक है, ये लीजिए। और सेक्शन 8 कंपनी भी जो है क्या करेगी, हर 6 महीने के अंदर 1 बोर्ड मीटिंग करेगी। ठीक है, अब डायरेक्टर चाहें तो बोर्ड मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे, या तो प्रेजेंट होके, फिजिकल प्रेजेंट होके, या फिर विजुअल या फिर ऑडियो मीन्स से आप हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी ना। अब इनका कोरम क्या है, 1/3 द टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर शैल बी द कोरम ऑफ मीटिंग। अब कोरम क्या होता है सर, एक बोर्ड मीटिंग को वैलिड कहने के लिए कि हाँ भैया इस बोर्ड मीटिंग के अंदर वैलिड मेंबर्स आए हैं, उसे कहते हैं कोरम। तो कोरम कितना होता है, तो कोरम के लिए कहता है कि सर आपके जितने टोटल जो भी मेंबर है ना उसका कितना निकाल लीजिए, आप 1/3 निकाल लीजिए, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कोरम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं।